नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को लगे बड़े झटके की, चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, जानेंगे पूर्व उत्तर के 3 राज्यों में क्या रहे चुनावी नतीजे, महाराष्ट्र उपचुनाव ने कैसे एमवीए को किया मजबूत, बात करेंगे कर्नाटक में बीजेपी के हिजाब पर सियासत की, राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए भाषण की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी देश में बढ़ती बेरोजगारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में बोले पीएम मोदी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अमीर देश जिम्मेदार, खामियाजा गरीब देश भुगत रहे हैं। जेएनयू में अशांति फैलाने पर एडमिशन हो सकता है रद्द, नए नियमों में विरोध प्रदर्शन पर 20,000 का जुर्माना। इंदौर टेस्ट में हार के करीब पहुंचा भारत, दूसरी पारी में भी फेल हुए बल्लेबाज, 163 रन पर आउट हुई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मिला 76 रन का लक्ष्य। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 502 अंकों की गिरावट के साथ 58,909 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 129 अंकों की गिरावट के साथ 17,322 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले पर एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अडानी ग्रुप और मोदी सरकार की मुश्किलों में इजाफा होना तय माना जा रहा है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज अडानी हिंडनबर्ग मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस पूरे मामले में जांच कमेटी बनाने का फैसला दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि भारतीय निवेशकों के संरक्षण के लिए जांच जरूरी है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे के नेतृत्व में 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका था कि कोर्ट अपनी तरफ से कमेटी बनाएगा। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे के नेतृत्व में कमेटी बनाई है। कमेटी के दूसरे सदस्य हैं ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवधर, केवी कामत, नंदन नीलकेनी, शेखर सुंदरेशन शामिल हैं। वहीं न्यायालय ने केंद्र वित्तीय संवैधानिक निकायों सेबी चेयरपर्सन को समिति की जांच में पूरा सहयोग करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखते हुए प्रस्तावित विशेषज्ञ पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा था कि वो निवेशकों के संरक्षण के लिए पूरी पारदर्शिता चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित समिति के कामकाज पर किसी सेवारत न्यायाधीश के निगरानी रखने की संभावना को खारिज कर दिया था। इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत में अब तक 4 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। वकील एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें अडानी ग्रुप पर कई आरोप लगाए गए थे। ग्रुप पर ये आरोप लगाए गए थे कि उसने शेयरों में काफी हेराफेरी की है, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतों में काफी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कारोबारी गौतम अडानी ने स्वागत किया है। अब देखना होगा कि कमेटी अपनी जांच में क्या खुलासा करती है, क्या सच सामने आएगा या फिर सिर्फ लीपापोती होगी। अडानी मुद्दे पर बनी 6 सदस्यीय कमेटी के गठन से मोदी सरकार में खलबली मच गई है। खलबली तो आज सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले से बीजेपी सरकार में मच गई है। चुनाव आयोग को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले से चुनाव आयोग में सरकार की मनमानी पर लगाम लगेगी। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अब केंद्र सरकार नहीं कर पाएगी मनमानी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अब होगा बड़ा बदलाव। अब नई प्रक्रिया के तहत चुने जाएंगे आयुक्त और मुख्य नियुक्ति चुनाव आयुक्त। जैसे सीबीआई के चीफ का किया जाता है, उसी प्रक्रिया के तहत अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की संवैधानिक पीठ ने इसे लेकर फैसला सुनाया है। फैसले को सुनाते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की 3 सदस्यों की कमेटी करेगी, जिसमें पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई शामिल होगा। कमेटी नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति की मोहर के बाद नियुक्ति की जाएगी। ये प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की स्पष्टता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। वोट की ताकत सुप्रीम है
है और इससे मजबूत से मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। ये भी जरूरी है कि ये अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और कोर्ट के आदेशों के आधार पर निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाए। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया की फाइल मांगी थी। फाइल देखने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी की थी, चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर की गई। ये कैसा मूल्यांकन है? सवाल उनकी योग्यता पर नहीं है, हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट प्रोसेस ही बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर उठने वाले सवालों पर रोक लगेगी। फैसला तो आज पूर्वोत्तर के 3 राज्यों की सत्ता का भी हो चुका है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की वापसी हुई है, तो मेघालय में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव नतीजों में 5 साल बाद भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। तीनों ही राज्यों में जिस दल की सत्ता थी उसकी सत्ता बरकरार रही है। त्रिपुरा में एक बार फिर बीजेपी को बहुमत मिल गया है, तो नागालैंड में भी एनडीए इस बार आसानी से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहा है, जबकि पिछली बार की तरह इस बार भी मेघालय में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है। लेकिन ये तय हो गया है कि नेशनल पीपल्स पार्टी एक बार फिर मेघालय में सरकार बना रही है। वो राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, जबकि कोई दूसरी पार्टी 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाई है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और सीपीएम ने गठबंधन किया था और इस गठबंधन को जीत की उम्मीद भी थी, लेकिन ये गठबंधन बीजेपी को बहुमत हासिल करने से नहीं रोक पाया। राज्य में नई पार्टी टिपरामोथा ने जरूर सभी को चौंका दिया है। त्रिपुरा की 60 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 33, लेफ्ट गठबंधन को 14 और टिपरामोथा ने 13 सीटें हासिल की हैं। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 31 है, यानी 5 साल बाद भी राज्य में बीजेपी की सरकार बरकरार है। मेघालय की बात करें तो यहाँ 60 में से 59 सीटों पर चुनाव हुए और राज्य की 59 सीटों में से एनपीपी 25, कांग्रेस को 5, बीजेपी को 3, टीएमसी को 5, जबकि अन्य 18 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं। मेघालय में एनपीपी अन्य की सहायता से सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही है। इसी तरह नागालैंड की 60 सीटों के परिणाम भी सामने आ चुके हैं। नागालैंड में एनडीपीपी गठबंधन को 37, एनपीएफ को 2 और अन्य को 21 सीटों पर जीत हासिल हुई है। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में आए नतीजों ने कांग्रेस को फिर निराश किया है, लेकिन महाराष्ट्र में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी पलट दी है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के लिए भी चुनाव कराए गए थे और उपचुनावों में ज्यादातर सीटों पर चुनाव परिणाम जो हैं वो सत्ताधारी दल के पक्ष में आए हैं। लेकिन महाराष्ट्र की कस्बा पेट सीट पर बीजेपी के साथ खेला हो गया है। बीजेपी के मजबूत गढ़ में सेंध लग गई है, तो क्या रहा परिणाम, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराए गए थे। ये दोनों ही सीटें 2019 में बीजेपी ने बड़े अंतर से जीती थी और इस बार भी माना जा रहा था कि बीजेपी इन सीटों पर फिर से जीतने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन कस्बा सीट के जो परिणाम सामने आए उसने बीजेपी और शिंदे गुट की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस सीट पर बीजेपी पिछले 28 साल से हारी नहीं थी, वहाँ उसका उम्मीदवार 11,000 से ज्यादा वोटों से हार गया है। कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने बीजेपी के हेमंत रासने को हरा दिया है। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित पूरी की पूरी कैबिनेट उतर गई थी, लेकिन फिर भी रासने को नहीं जिता सकी। कस्बा में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का जश्न पूरा महाविकास अघाड़ी गठबंधन मना रहा है। संजय राउत ने कांग्रेस की जीत को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि कस्बा में बीजेपी की जीत हमेशा शिवसेना के समर्थन से होती है। आज असली शिवसेना महाविकास अघाड़ी का घटक है और इसका परिणाम अब कस्बा में देखने को मिल रहा है। कस्बा इस बात का उदाहरण है कि महाविकास अघाड़ी कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद ये पहली परीक्षा थी और इस परीक्षा में बीजेपी शिंदे गठबंधन फेल होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी अपने ही मजबूत गढ़ में हार गई है। कांग्रेस की जीत ने एनडीए गठबंधन को और मजबूत कर दिया है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी अपनी मजबूती के लिए फिर से हिजाब विवाद को हवा दे रही है। कर्नाटक में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव हैं और कर्नाटक को लेकर जो सर्वे सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी की हार तय है। इसी हार को टालने के लिए शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम छात्राओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है शिक्षा मंत्री ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने बोर्ड परीक्षाओं के बीच बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि राज्य बोर्ड परीक्षाओं में हिजाब पहनने पर लगी पाबंदी बरकरार रहेगी।
मंत्री ने कहा कि सरकार नियमों से समझौता नहीं करने वाली है। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाली छात्राओं को परीक्षा केंद्र तक हिजाब पहनकर जाने की अनुमति है, लेकिन परीक्षा कक्ष में उन्हें हिजाब उतारना होगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 9 मार्च से शुरू होने वाली PU यानी प्री यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की परीक्षा में शामिल होने की मुस्लिम छात्राओं के अनुरोध को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि स्नातक कॉलेजों के प्राचार्यों और अन्य को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है। स्कूल शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा, चूंकि हिजाब का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में है, वार्षिक परीक्षा के दौरान हिजाब की अनुमति देने का सवाल ही नहीं उठता। इस वजह से हम इस बात को गंभीरता से नहीं लेते कि कौन सी छात्रा हिजाब नहीं पहनने देने से परीक्षा में फेल हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उडुपी, चिक्काबल्लापुर, चामराजनगर और बेंगलुरु ग्रामीण जिलों में स्नातक कॉलेजों की कुछ मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज की प्रिंसिपल से हिजाब पहनकर परीक्षा देने की इजाजत मांगी थी। पिछले हफ्ते परीक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए 2 अनुरोध आए थे, उन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया। यानी बीजेपी हिजाब पर अपनी सियासत को जिंदा रखना चाहती है, जिससे उसे चुनाव में फायदा हो। तो वहीं पीएम मोदी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, जबकि उनके नेता लड़कियों की शिक्षा में हिजाब को बाधा बना रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी हिजाब विवाद के सहारे सत्ता बरकरार रखना चाहती है और शिक्षा मंत्री के बयान से हिजाब विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। इधर राहुल गांधी भी अपने ब्रिटेन दौरे को लेकर सुर्खियों में हैं, जहां सबको उनके भाषण का इंतजार था कि वो क्या कहते हैं। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं की आजादी की वकालत की है। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद राहुल गांधी अपने ब्रिटेन दौरे को लेकर सुर्खियों में हैं। अपने ब्रिटेन दौरे में राहुल नए लुक में नजर आए और उनके इस लुक ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। राहुल ट्रिम दाढ़ी और सूट बूट में काफी कूल दिखाई दिए। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल के भाषण को सुनने के लिए MBA छात्रों के साथ साथ बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी आज एक ऐसे मुकाम पर है जहां उन्हें देश के साथ साथ विदेशों में भी लोग सुनना चाहते हैं। राहुल गांधी मंगलवार को ब्रिटेन पहुंचे थे। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण दिया। राहुल ने अपने भाषण में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए नई सोच जरूरी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में विजिटिंग फेलो हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण को सुनने की कला पर केंद्रित किया और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए नई सोच को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया में लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए नई सोच जरूरी है, लेकिन उसे थोपा ना जाए। भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में गिरावट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस बदलाव से बड़े पैमाने पर असमानता और आक्रोश सामने आया है, जिस पर फौरन ध्यान देने और बात करने की जरूरत है। उन्होंने विश्वविद्यालय में 21वीं सदी में सुनना सीखना विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा, हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ना हो। इसलिए हमें इस बारे में नई सोच की जरूरत है कि आप बलपूर्वक माहौल बनाने के बजाय किस तरह लोकतांत्रिक माहौल बनाते हैं। सुनने की कला बहुत शक्तिशाली होती है। दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का बहुत महत्व है। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की, जहां उन्होंने यात्रा के अनुभव को साझा किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्रों को राहुल ने यह भी समझाया कि यात्रा एक तीर्थ यात्रा है, जिससे लोग खुद ही जुड़ जाते हैं ताकि वो दूसरों को सुन सकें। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में बढ़ती बेरोजगारी की। मोदी सरकार की नीतियां देश की अर्थव्यवस्था को पीछे की ओर धकेल रही हैं। इसी का नतीजा है कि देश में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। यहां तक कि बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब बेरोजगारी को लेकर आंकड़े सामने आ गए हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। बीजेपी नेता अक्सर कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और वाकई ये बात सच है। मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो गायब होता विकास मुमकिन है, मोदी है तो शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का बिगड़ता हाल मुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है। ये वो सच है जो इस देश को पिछले करीब 8 सालों से बीजेपी सरकार अपने झूठे दावों के नीचे दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आंकड़े हमेशा हकीकत की कहानी बयां करते हैं। अब बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, उसने मोदी सरकार के दावों की पोल खोल दी है। देश में फरवरी महीने में बेरोजगारी दर 7.45% रही, जबकि जनवरी में ये 7.14% थी। अहम बात यह है कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 8.55% से घटकर 7.93% हो गई, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये दर 6.45% से बढ़कर 7.23% पहुंच गई।
CMIE के सर्वे के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान और हरियाणा में है। हरियाणा में 29.4% और राजस्थान में 28.3% है। वहीं छत्तीसगढ़ 0.8% और मध्य प्रदेश 2% के साथ सबसे अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं। वहीं एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति बेहतर रही है। शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर 27.9% तक थी, जबकि ग्रामीण महिलाओं में ये सिर्फ 4.5% दर्ज हुई थी। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि देश में स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। बावजूद इसके मोदी सरकार अपनी अच्छाई का ढोल बजाती है और सच्चाई को छिपाने की कोशिश करती है। लेकिन झूठ के नीचे इस सच से कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर कब तक सुधरेंगे देश के हालात। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।